बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्लोबल लीगल सिस्टम। आज इसके ऊपर हम देखेंगे और इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले इसकी आउटलाइन देखें। तो आउटलाइन के अंदर आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद ग्लोबल लीगल सिस्टम को या लीगल सिस्टम की डेफिनेशन, और उसके बाद जितने भी इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनको हमने बारी बारी डिस्कस करना है और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले लीगल सिस्टम, इसकी टर्म इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपने इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करना है कि एक ऐसा रूल या प्रोसीजर जिसके ज़रिए लॉ को इन्फोर्स किया जाए या इंटरप्रेट किया जाए। ठीक है, इसके अंदर प्रोसीजर देखा जाता है, कानून को नाफिज करने का इंस्टीट्यूशन देखे जाते हैं और रूल्स देखे जाते हैं। उसके बाद इस डेफिनेशन को, क्योंकि मैं पहले भी अपने दो लास्ट जो वीडियोस है उसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो हम आगे मूव करेंगे। सो उसके बाद आपने देखने हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। जनाब ये हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि ग्लोबल लीगल सिस्टम के अंदर की खसूसियात इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी सिस्टम होता है उसके एक फीचर्स होते हैं। जिस तरह एक मोबाइल फ़ोन है उसके एक फीचर्स होती हैं, उसकी रैम, उसका कैमरा, उसकी स्पीड, उसका प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरीके से दुनिया के अंदर कोई भी लीगल सिस्टम है इस वक्त, तो उसके अंदर ये 4-5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर ये 5-4 चीज़ें नहीं है उसके मौजूद, तो आप समझें कि उसके अंदर मसला है या उसके अंदर फ्लॉ है। तो अब हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की हुक्मरानी। कोई भी लीगल सिस्टम जिसमें कानून की हुक्मरानी नहीं है तो वो ग्लोबल लीगल सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, कानून की हुक्मरानी इसका मतलब यह है कि किसी भी रियासत और मुल्क के अंदर कानून जो है ना सबसे ऊपर होगा और उसकी हुक्मरानी होगी। जितने भी इदारे होंगे, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी लोग हैं, कुछ भी हैं, सब जो है ना कानून के सामने हैं और कानून उनसे ऊपर है, और सबको कानून के जरिए, कानून की डोमेन में और कानून के लिमिट्स में रह के अपने काम करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हम अगर इसको मज़ीद देखें तो बहुत ही लीगल और ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं लॉ के डाइसे, उन्होंने अपनी बुक के अंदर रूल ऑफ लॉ के हवाले से एक डॉक्ट्राइन भी दिया है कि नंबर 1 की इसकी सुपरमेसी होनी चाहिए, यानी सबसे ऊपर सुपरमेसी या सुपरमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, यानी कानून के ऊपर कोई नहीं है लेकिन कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो हुक्मरान हो या आवाम हो। ठीक है, और जो भी लीगल स्पिरिट है या जो लीगल हमारे इश्यूज हैं उसके अंदर हमने ये चीज़ को नज़र में रखना है कि कानून क्या कहता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम मज़ीद उसको एलेबोरेट करें कि ऐसी और क्या चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लोग हैं, पर्सनस हैं, इवन के गवर्नमेंट, वो भी कानून के सामने अकाउंटेबल हैं। कानून को हमेशा क्लियर होना चाहिए, उसको हमेशा आपने इन्फोर्स करना है। ठीक है, और कानून के ज़रिए ही किसी को सज़ा देनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिल चाहता है किसी को आप पसंद नहीं करते तो आप उसको सज़ा दे दें या उसके ऊपर कोई केस लगा दें, ऐसा नहीं है। आपने कानून में रह के किसी को सज़ा देनी है। और दूसरा, जब तक किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, जब तक साबित नहीं होता, तब तक आप उसको सज़ा नहीं दे सकते, वो मासूम है। ठीक है, और कानून के ही ज़रिए आपने लोगों को पनिश करना है, पनिशमेंट देना है। अगर जिसने कोई जुर्म किया है तो आपने उसको कानून की नज़र से देखना है कि कानून उसके मतलब क्या कहता है। ठीक है, और हमारी जितनी भी अदालतें हैं, कोर्ट हैं, वो कानून के तहत चलती हैं, वो कानून को इंटरप्रेट भी करते हैं और कानून को नज़र में रख के ही लोगों के मसाइल को हल करते हैं। अगर किसी का हक तलफी होती है कानून के ज़रिए तो कोर्ट जो है ना उसको सॉर्ट आउट करती है। सो रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी होना बहुत ज़रूरी है और ये ग्लोबल लीगल सिस्टम का एक बुनियादी फीचर है। इसके अलावा मज़ीद अगर हम आगे देखें तो हमें नज़र आएगा कि ये एक देखें कि रूल ऑफ लॉ में मज़ीद क्या चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करें, कानून सबके बराबर है, सब लोग जो है ना कानून के सामने बराबर हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पावर है, सरकारी पावर है, तो आपको आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसी के राइट्स को ना आपने वो ये जो है ना वो उनको इन्फ्रिंज नहीं करना। आपने जब तक कोई साबित नहीं हो जाता तब तक मासूम है। इसके अलावा जुडिशरी को आज़ाद हो जाना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, और आप इवन कि आपको अपने हुकूक के मतलब नॉलेज होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कानून इसके मतलब क्या कहता है। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी देखें कोई भी हुकूमत होती है ना उसके अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल।
एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है, सबसे पहले हम लेजिस्लेटिव को डिस्कस करते हैं। लेजिस्लेटिव ब्रांच का क्या मतलब काम होता है कि उसने कानून बनाना है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट है, ये क्या करते हैं, ये कानून बनाते हैं जिसको हम कानून साजी कहते हैं। अब उस कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है, वो एग्जीक्यूटिव ने करना है, जिसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर आ गए, आपके मिनिस्टर्स आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, क्योंकि उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर अमल दरामद कराना एग्जीक्यूटिव का काम है। उसके बाद तीसरी ब्रांच आ जाती है जुडिशल, यानी जुडिशरी का काम यह है कि उस कानून को इंटरप्रेट करना है, उसको देखना है कि आया ये कानून जो है ना, इसके अंदर कोई मसाइल तो नहीं है, इशू तो नहीं है, और उस कानून के तहत उन्होंने अपने फैसले देने और लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, सेपरेशन होना ज़रूरी है, यानी ये बिल्कुल होना चाहिए। जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो कानून को इम्प्लीमेंट करे, वो ऐसा ना हो कि वो भी कानून साजी करे, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं और अपनी अपनी डोमेन में रह के उन्होंने इस काम के ऊपर अपना काम करना है। ठीक है, और हर एक ब्रांच का अपना अपना एक जो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको उन्होंने देखना है। ठीक है, अब सिर्फ लेजिस्लेटिव का काम कानून साजी करनी है, एग्जीक्यूटिव का काम कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है, और जुडिशल का काम कि उसको रिव्यू देखना है, उसको देखना है कि कहीं उसके अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसका मेरे पास एक एग्जांपल मिलता है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर देखें, जो प्रेसिडेंट है ना, उसके पास ये ताकत है कि क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, तो कांग्रेस यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो कोई भी कानून बनाता है तो उसको वो वीटो कर सकता है, यानी कि उसको नल एंड वाइड कर सकता है। ठीक है, ये उसके पास पावर है। लेकिन कांग्रेस के पास भी ये पावर है कि अगर प्रेसिडेंट कोई एक गैर आईनी काम करता है तो उसकी इम्पीचमेंट शुरू हो, उसको सजा दे सकती है, उसको बाहर निकाल सकती है। इसी तरीके से अगर कांग्रेस कोई ऐसा काम करती है या ऐसा कानून पास करती है जो गैर आईनी है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जो अदालत बैठी हुई है वहाँ पे, वो जनाब जो है ना कांग्रेस के उस कानून साजी को नल एंड वाइड करेगी। लेकिन अगर अदालत के अंदर कोई जजेस गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, तो कांग्रेस फिर उनकी इम्पीच शुरू करेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट कोई गलत काम करता है तो अदालत उसको देखेगी, और अगर किसी जज को उतारना है या उसको रखना है या नॉमिनेट करना है तो वो एग्जीक्यूटिव के पास पावर्स हैं। आप देखें ना कि किस किस खूबसूरती के साथ सबकी अपनी पावर्स भी हैं और उनके अंदर बैलेंस भी है। ठीक है, यानी कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिससे ये एक ना बैलेंस रहता है पावर्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मुल्क के अंदर। बहुत सारे मुल्कों में कानून तो बड़े बने होते हैं, लेकिन एक्चुअली चीज़ होती है कि वहाँ की जो गवर्नेंस है या उसकी एग्जीक्यूटिव है उसका क्या काम है। जितनी एग्जीक्यूटिव तगड़ी होगी, जितनी वो कॉम्पिटेंट होगी, उतना ही कानून के ऊपर अमल दरामद होगा। ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव का मतलब यानी कि एक ऐसी बॉडी जो कानून के ऊपर अमल दरामद कराए। जिस तरह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ब्यूरोक्रेसी है, कमिश्नर्स होते हैं। इन लोगों का काम क्या होता है, इनका काम होता है जो कानून असेंबली ने पास किया है उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। जैसे कोविड का पीरियड चल रहा है, बड़ी कानून साजी बन चुकी है कि जी एसओपीज पे अमल करें, मास्क पहने, लेकिन लोग बहुत सारे नहीं करते। तो ये फिर आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम है कि उसके ऊपर अमल दरामद कराए। ठीक है, उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। देखें, अगर कोई एक ऐसा कानून आपके मुल्क में चल रहा है जो गैर आईनी है या जिससे किसी को नुकसान होता है या किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, तो वहाँ पे जुडिशरी अपना रोल प्ले कर सकती है और उसको रिव्यू कर सकती है और उसको देख सकती है। ठीक है, कि आया वो गलत है कि सही है। और इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैंने पहले आपको बताया, अगर वो भी कोई ऐसा काम करती है जो आइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके ऊपर भी जुडिशरी उसका एक्शन ले सकती है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर जो कांग्रेस है, हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है जिसमें न्यूज़पेपर के ऊपर बैन लगता है कि आपने किसी भी पॉलिटिकल इशू को डिस्कस नहीं करना, तो हो सकता है तो वहाँ के आइन के मुताबिक जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके मुताबिक ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये गैर आइनी है। क्योंकि उनके आइन में दर्ज है कि भाईजान किसी को आप मना नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल मैटर के ऊपर डिस्कस करने से, या किसी न्यूज़पेपर के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। तो अब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम अगर कांग्रेस करेगी तो उसको कौन जो है नल एंड वाइड करेगा, वो जुडिशरी करेगी, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू उनके पास पावर है, तो वो उसको देख के उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास भी बड़ी एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे यहाँ देखें, बहुत सारे लोगों के जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते हैं, किनको हक नहीं मिलता है या हुकूमत अपना काम सही नहीं कर रही आइन के ज़रिए, तो हमारी अदालतें सो मोटो एक्शन लेती हैं, उनको बुलाते हैं और उन सारे मसलों को देखते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, जी देखें, अगर आपके लीगल सिस्टम में ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं है, अगर आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करते या उनको प्रोमोट नहीं करते, तो आपका लीगल सिस्टम किसी काम का नहीं है। ठीक है। कोई भी लीगल सिस्टम जब तक ये ह्यूमन राइट्स उसको इंश्योर नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता। मसलन देखें, हमारा जिस तरह आइन है कि उसके अंदर भी 8 से लेकर 28 तक आर्टिकल्स जो है ना, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स को डील कर रहे होते हैं, जिसमें आपको हक है जीने का, प्रॉपर्टी बनाने का, एजुकेशन लेने का, हेल्थ, ठीक है ना, आज़ादी हो आपकी असेंबली की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। इस हवाले से यूनाइटेड नेशन का एक डिक्लेरेशन मौजूद है जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। उसमें सारे जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको उन्होंने इनलिस्ट किया है, बताया है, जो 1948 में यूनाइटेड नेशन के असेंबली में पास हुआ था। और ये एक फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जो हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताता है, और ये पूरी दुनिया में आजकल इम्प्लीमेंट है। और इसको, और जितने भी कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, उनके वो बाउंड हैं कि वो जी आपने ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया। आप अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ ना लोगों को बिला वजह गिरफ्तार भी किया जाता है, बिला वजह लोगों को यानी कि उनको हक नहीं दिया जाता, ठीक है ना, सुनने का, डिफेंस का। तो वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, और बहुत सारी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके सवालात उठाती हैं। सो ये थी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर हम अगर इनको देखें कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैं अगर इसको समराइज करूँ, रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। आपकी जो गवर्नमेंट के ब्रांचेज हैं, यानी एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। इसके अलावा एग्जेक्टिव को अपना काम करना है, कानून के ऊपर अमल दरामद कराना है। जुडिशल हमेशा एक अहम चीज़ होती है, जुडिशरी ने चेक देखना है कि कहीं ना किसी कोई गैर आईनी काम या गैर आईनी कानून तो पास नहीं हुआ। और ह्यूमन राइट्स, ये यानी इसको भी हमने इंश्योर करना है। सो ये बुनियादी तौर पे सारी चीज़ें हैं। सो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ काइंडली कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है जिसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है एग्जाम्स के हवाले, सो ज़रूर बताइएगा। सो अब तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।